हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। बजट 2023 के बाद लागू होने वाले इनकम टैक्स रूल से लेकर सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है बड़ा तोहफा और एनपीएस विथड्रॉल के लिए नए नियम। फाइनेंशियल के साथ ऐसे बदलाव जिन्हें आपको इस अप्रैल 2023-24 में जानने की जरूरत है। एक नई फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत आपके निवेश और वित्तीय लक्ष्यों को देखने का एक अच्छा अवसर है। चाहे आपके पास लोन हो या लेने की योजना हो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नीति घोषणा पर नजर रखें। इसके अलावा टैक्स नियमों में बड़े बदलाव, नेशनल पेंशन स्कीम से विथड्रॉयल नीति और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में निवेश आदि के लिए बड़े बदलाव है। अप्रैल 2023 में वे कौन से बदलाव है जो आपकी जेब को चुभेंगे? इनकम टैक्स 23 से 24 के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार है। यदि कोई व्यक्ति यह नहीं बताता है कि वह किस व्यवस्था के तहत अपना रिटर्न जमा करेगा, तो नई व्यवस्था डिफॉल्ट होगी। नई व्यवस्था के तहत छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। न्यूनतम छूट व्यवस्था के तहत नए आयकर स्लैब भी 1 अप्रैल से लागू होंगे। बजट 2023 प्रभावी फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 में अवकाश यात्रा भत्ता नकदीकरण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। बजट घोषणाओं के अनुरूप पारंपरिक बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसियों पर अर्जित आय परिपक्वता पर कर योग्य होगी, यदि एक फाइनेंशियल ईयर में कुल वार्षिक प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक हो। बाजार से जुड़े डिबेंचर में निवेश को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा और अगर फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड या इसके विपरीत में परिवर्तित किया जाता है तो कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। डेट म्यूचुअल फंड के लिए कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स बेनिफिट क्यों नहीं? डेट म्यूचुअल फंड उस अहम टैक्स बढ़त को खो देंगे जो उन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिली थी। 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड्स पर किए गए कैपिटल गेन्स भारतीय इक्विटी में 35% से कम निवेश करने वाली योजनाएं आपकी आय में जोड़ दी जाएंगी और आपके लिए लागू स्लैब दर पर कर लगाया जाएगा। 31 मार्च तक डेट फंड्स पर किए गए कैपिटल गेन्स को लॉन्ग टर्म माना जाता था यदि यूनिट्स को 3 साल से अधिक समय तक रखा जाता है। इस तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर इंडेक्सेशन के बाद 20% का कर लगता है, जिससे पेबल टैक्स कम हो जाता है। यह लाभ अब 1 अप्रैल से उपलब्ध नहीं होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम निवेश सीमा कितनी बढ़ाई गई? बजट 2023 ने वरिष्ठ नागरिकों के बीच लोकप्रिय 2 महत्वपूर्ण वित्तीय निवेशों का आकर्षण बढ़ाया है। 1 अप्रैल से सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के तहत अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए से दोगुनी होकर 30 लाख रुपए हो गई है। इस योजना ने जनवरी से मार्च 2023 तिमाही के लिए 8% प्रति वर्ष के सुनिश्चित ब्याज की पेशकश की। ब्याज का भुगतान तिमाही किया जाता है। इसके अतिरिक्त पॉपुलर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत निवेश सीमा को 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। जॉइंट अकाउंट्स के मामले में निवेश की सीमा 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। योजना ने जनवरी से मार्च 2023 तक 7.1% की दर से मासिक ब्याज का भुगतान किया। दोनों योजनाओं का कार्यकाल निवेश की तारीख से 5 साल का होता है। सीनियर सिटीजन खातों को परिपक्वता पर 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक सॉवरेन गारंटी इन योजनाओं का समर्थन करती है, इसलिए इसमें कोई क्रेडिट जोखिम शामिल नहीं है। ये योजनाएं सीनियर सिटीजन्स के बीच पॉपुलर हैं, जिन्हें रेगुलर इनकम की आवश्यकता होती है। विथड्रॉल के लिए एनपीएस के नए नियम क्या है? पेंशन रेगुलेटर, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्राहकों के लिए वार्षिकी भुगतान को तेज और सरल बनाने के लिए 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी कुछ दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम पर अपलोड करने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है वे हैं एनपीएस एग्जिट विथड्रॉल फॉर्म्स, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस एज स्पेसिफाइड इन द विथड्रॉल फॉर्म, बैंक अकाउंट प्रूफ एंड कॉपी ऑफ प्राण परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड। सीआरए सिस्टम एनपीएस से संबंधित गतिविधियों को चलाने के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। आप एनपीएस के टियर 1 खाते में 5 साल पूरा करने के बाद अपने योगदान का 25% खाते से निकाल सकते हैं। आप विशिष्ट कारणों से निकासी कर सकते हैं: बीमारी, अक्षमता का इलाज, उच्च शिक्षा या बच्चों की शादी और संपत्ति की खरीद के लिए। रेगुलेटर आपको निवेश की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम 3 बार निकासी करने से रोकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक एमपीसी की एक और रेट हाइक। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी घोषणा 6 अप्रैल को थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में रेपो दर को 250 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.50% कर दिया। 1 बेसिस पॉइंट 1% अंक का 100वां हिस्सा होता है। मई 2022 से लगातार दरों में बढ़ोतरी बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए थी। इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि आरबीआई विराम लेने से पहले अप्रैल में रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की और बढ़ोतरी करेगा। यदि एक और दर वृद्धि होती है तो बैंक एक बार फिर होम लोन और रेपो रेट से जुड़े अन्य लोन पर बाहरी बेंचमार्क के रूप में लोन अग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार ब्याज बढ़ाएंगे। QHUID नंबर वाले सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियां ही खरीदे। 1 अप्रैल से केवल हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाले सोने के आभूषणों को भारत के सभी ज्वेलरी स्टोर्स पर बेचने की अनुमति होगी। HUID नंबर 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है। यह हॉलमार्किंग के समय प्रत्येक आभूषण को दिया जाएगा और आभूषण के प्रत्येक टुकड़े के लिए यूनिक होगा। यह ट्रांसपेरेंसी प्रदान करता है और खरीदार खरीदे गए सोने का सही वैल्यूएशन प्राप्त कर सकता है। आइए अब हम जानते हैं एक्सिस बैंक सेविंग्स अकाउंट के नए टैरिफ स्ट्रक्चर के बारे में। 1 अप्रैल से प्रभावी एक्सिस बैंक ने सेविंग्स और सैलरी खातों के लिए टैरिफ संरचना में संशोधन किया है। उदाहरण के लिए बैंक ने प्रेस्टीज बचत खातों के लिए एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया में संशोधन किया है। 75,000 रुपए का एवरेज क्वार्टरली बैलेंस AQB अब एवरेज मंथली बैलेंस AMB बन जाता है। इसके अलावा मिनिमम एवरेज बैलेंस न रखने पर लगने वाले चार्ज में भी बदलाव किया गया है। मौजूदा शुल्क 0 से 600 रुपए है। अप्रैल से यह 50 रुपए से 600 रुपए हो जाएगा। बैंक नॉन मेंटेनेंस के लिए प्रीमियम लेता है यदि सीमा आवश्यक शेष राशि के 25% से कम है। बैंक ने नॉन फाइनेंशियल कारणों से इनवर्ट चेक वापसी शुल्क 50 रुपए प्रति लेनदेन से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति लेनदेन कर दिया है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।